नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एडू नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यह पिछली ही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। पिछली वीडियो में जो हमने भारत के भौतिक विभाजन के बारे में जाना था और उनका पहला पार्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने हिमालय और मैदानी भागों के बारे में अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा कर लिया था और जो भी महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे बातों को हमने जो है अच्छी तरह से मानचित्र के माध्यम से समझ लिया था। आज जो हम बात करेंगे यह भारत का भौतिक विभाजन का दूसरा पार्ट है और इसमें हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे, इनका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इनके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप किसी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या अन्य किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप दरोगा, सचिवालय, बिहार पुलिस, रेलवे, किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आए, कहीं दिक्कत हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो बात करते हैं हम आज प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति के बारे में पहले बात करेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार के जो चट्टान हैं, इनकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें, लगभग 3000 मिलियन वर्ष पुराना है। यह 3000 मिलियन वर्ष पुराना है। अगर हम इन चट्टानों की बात करें तो यह चट्टान कितनी पुरानी है, तो यह चट्टान 3000 मिलियन वर्ष पुरानी है। लेकिन यह पहले जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और आज यह उत्तर की ओर खिसकते खिसकते जो है हमारे भारत देश का जो हिस्सा है दक्षिण वाला, यह दक्कन पठार क्षेत्र, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहते हैं, यह जो है पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आपको पता होगा, आपने प्लेट विवर्तनिक अगर पढ़ा होगा तो उसके माध्यम से आप जानते होंगे कि प्लेट के खिसकने के कारण जो है कई सारे देश महादेश का जो है एक अलग प्रकार से निर्माण हुआ और अलग अलग दिशा में जो है वो चल पड़े थे। तो यह जो दक्कन पठारी क्षेत्र है, यह जो है उस समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन उत्तर की ओर खिसकते गए और जो हमारे भारत का निर्माण हुआ है, वह उनका जो दक्षिणी भाग है, यह पहले क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो हम बात करते हैं अगर इसकी उत्पत्ति की, जो यहाँ पे चट्टान है, इनकी उत्पत्ति हमने जाना कि प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टान है, यह जो है 3000 मिलियन वर्ष पुरानी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इनका जो दक्कन पठार का क्षेत्र है, इनका निर्माण कब हुआ था, तो यह जो एक लावा के रूप में था, ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो है लावा से इनका निर्माण हुआ। और इनका निर्माण की अगर हम बात करेंगे कि यह कब हुआ था, तो वह आपको याद रखना होगा कि क्रीटेशियस युग, इसका निर्माण हुआ था क्रीटेशियस युग में। और यह जो है लावा से निर्मित है, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है और इसका निर्माण हुआ था क्रीटेशियस युग में। और किससे बना हुआ है यह, तो लावा से बना हुआ है। यह आपको याद रखना है कि यह किससे निर्मित है, तो लावा से निर्मित है, दक्कन का पठारी क्षेत्र। इसे हम प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार या दक्षिणी भारत का पठार भी कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ खास बात हम जान लेते हैं कि जो दक्कन पठार है, इसके पश्चिमी और पूर्वी किनारे को पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। यह जो हमारा दक्कन पठार का क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसके जो पश्चिम में है, इसे हम पश्चिमी किनारे को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं और पूर्वी किनारे को पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। इसकी जो पश्चिमी घाट है, यह पतली है, शंकरी है, टूटी फूटी है, लेकिन जो पूर्वी घाट है, यह समतल है और चौड़ी है। इसका कारण क्या है, जो भी दक्षिण भारत की नदियां बहती है, वह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। जो भी दक्षिण भारत की नदियां हैं, वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। सिर्फ ताप्ती एवं नर्मदा ऐसी नदी है जो कि उल्टी दिशा में बहती है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। वो नदी वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन और सारी जितनी भी नदियां हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस कारण से जब नदियां बहती है तो अपने साथ अवसाद गाद लेके आती है और इस किनारे पर समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले इस साइड में जमा कर देती है, छोड़ देती है, जिससे कि यह समतल मैदान का निर्माण हुआ है और इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। इसकी चौड़ाई क्या है, तो पश्चिमी घाट की तुलना में ज्यादा है, यह आपको याद रखना है। अब हम
कुछ पठार जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से पठार हैं और किन राज्य में कहां पर है और उनके बारे में क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे ऊपर जो है यह है मालवा का पठार। इसका नाम है मालवा का पठार और यह मालवा का पठार जो है यह मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में आता है। और इसके बारे में कुछ खास बातें हैं जो हम जान लेते हैं कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वो यही है। यानी कुछ प्रमुख नदियां जो है जिनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सारी नदियां जो निकलती है वो यही मालवा के पठार से निकलती है। आगे हम बात करते हैं दूसरे पठार की ओर। तो यह जो दूसरा पठार है इसका नाम है बैतुल का पठार। इसका नाम है बैतुल का पठार और यह बैतुल का पठार जो है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्य क्षेत्र में आते हैं। यानी इनका जो ये विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र में है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ खास बात इसके बारे में कि ताप्ती नदी, अभी जिक्र हुई थी ताप्ती नदी के बारे में कि यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। यह ताप्ती नदी जो निकलती है वह इसी बैतुल के पठार से निकलती है, जिसका विस्तार कहां पर है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पठार जो हमारा है यह पठार है कर्नाटक का पठार। तीसरा पठार जो है यह है कर्नाटक का पठार और आप नाम से ही जान सकते हैं कि यह कर्नाटक में स्थित है। तो पश्चिम साइड में हमने 3 पठार के बारे में जाना, जिसमें से पहला है मालवा का पठार, दूसरा है बैतुल का पठार और तीसरा है कर्नाटक का पठार। इसके बाद हम आते हैं पूर्वी साइड में। पूर्वी तरफ भी कुछ पहाड़ है, हमको पठार है, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पठार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये सबसे नीचे है यह है तेलंगाना का पठार। इसे कहते हैं तेलंगाना का पठार और नाम के साथ ही आप जान सकते हैं कि यह तेलंगाना राज्य में आता है। इसे हम तेलंगाना का पठार कहते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक और पठार है जिसे दंडकारण्य पठार कहा जाता है। यह जो पठार आप देख रहे हैं यह दंडकारण्य पठार है और इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में है। दंडकारण्य पठार का विस्तार कहां पर है? तो यह छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य में है। और महानदी का नाम आपने सुना होगा। तो महानदी जो नदी है इसका उद्गम जो है इसी दंडकारण्य पठार से होता है। यानी दंडकारण्य पठार से ही यह महानदी का निर्माण होता है, महानदी निकलती है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एक यहाँ पर और पठार आपको दिख रहा होगा। यह पठार जो है इसे हम कहते हैं रांची का पठार। इस पठार का नाम है रांची का पठार जो कि रांची में ही स्थित है। अगला इसके ऊपर में है छोटा नागपुर का पठार जो कि छोटा नागपुर में ही है। और यह छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है। यानी दामोदर नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये सारी नदियों के बारे में भी आप याद रखिएगा कौन कहाँ से निकलती है, यह एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगला जो पठार है वो है हजारीबाग का पठार। अगला पठार है हजारीबाग का पठार और ये तीनों पठार हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार, यह तीनों ही पठार जो है यह झारखंड राज्य में आते हैं। यानी 3 पठार हो गए झारखंड में, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार। यह 3 पठार जो है यह झारखंड राज्य में हो गए। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, उसके बाद तेलंगाना का पठार तेलंगाना में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पठारे हैं जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मालवा के पठार और छोटा नागपुर का जो पठार है यानी इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार को जो है यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है और इसको जो है जो ऊपर में है इसे जो है मध्यवर्ती पठार के नाम से भी जानते हैं। इसे मध्यवर्ती पठार के नाम से भी जानते हैं और इसे दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि यह जो दक्कन का पठार है इसकी शेप आकृति कैसी है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो आकृति है यह आपको त्रिभुजाकार दिखाई दे रही होगी, यह त्रिभुजाकार आकृति की है। दक्कन के पठार का जो आकृति है वह कैसा है?
त्रिभुजाकार है। ऊपर आप देख रहे हैं दोनों तरफ फैला हुआ है और नीचे जो है ये संकरा है, सिकुड़ा हुआ है। और इसकी एक आकृति मेज की तरह भी कही जाती है। यानी एग्जाम में आपको दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, तो मेज के आकार की। दक्कन पठार की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार। तो यह आपको याद रख लेना है कि अगर आकृति के बारे में पूछा जाए तो वहां भी आप सही सही जवाब दे पाएं और आप कहीं भी नहीं फंसे, अच्छी खासी आप जानकारी दे सके। इसके बाद एक और पठार की हम बात करेंगे जो यहाँ पे हजारीबाग से ऊपर जाकर, झारखंड से ऊपर जाकर यहाँ पर एक है मेघालय का पठार। यहाँ पर एक मेघालय का पठार है जो कि आपको याद रखना है। और यह जो मेघालय का पठार है यह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, लेकिन मालदा गैप, यह आपको याद रखना है। मालदा गैप के कारण जो है यह प्रायद्वीपीय भाग से जो है अलग है। मालदा गैप के कारण जो है मेघालय का पठार यह जो है अलग है, किससे, तो प्रायद्वीपीय पठार भाग से। और मेघालय के पठार पर जो है वहां पे 3 प्रमुख जाति, जिसका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, इन तीनों जनजाति के नाम पर यहाँ पे पहाड़ी का भी नाम है गारो, खासी और जैंतिया। ये पहाड़ी भी वहां पे देखने को मिलते हैं मेघालय के पठार पे, और यह इन्हीं जनजाति के नाम पर है। अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय पठार से जो है मेघालय का पठार किसके द्वारा अलग होता है, तो यह मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। और इसी मालदा गैप के माध्यम से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आती है यह मालदा गैप के रास्ते से ही जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। यह भी आपको याद रखना है। तो इस मानचित्र के माध्यम से हमने जाना कि जो जो महत्वपूर्ण पठार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया। अब कुछ और खास बात जानते हैं कि जो ये मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार का जो क्षेत्र है, और जो यहाँ पे जो खासी जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया कि गारो, खासी और जैंतिया, यह 3 जनजाति है, इसी के नाम पे पहाड़ी का नाम है। तो यहाँ पे जो खासी पहाड़ी है, इस खासी पहाड़ी पर जो है एक स्थान है जिसका नाम है मोहसिन राम। इसका नाम है मोहसिन राम, जो आपने सुना होगा। यह मोहसिन राम जो है यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। यानी विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है प्रतिवर्ष कहां पर होती है, तो वो मोहसिन राम में होती है। और यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, तो 1150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है प्रतिवर्ष। यहाँ पर 1150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहां पर, तो मोहसिन राम में। यह सवाल पूछा भी जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो वो मोहसिन राम में होती है। इसके अलावा अगर इससे पहले की बात करेंगे तो इससे पहले जो है चेरापूंजी नाम इसके लिए जो है विख्यात था। चेरापूंजी नाम लिया जाता था हमेशा सबसे अधिक वर्षा के लिए, तो वो भी जो है यही मेघालय में ही है। लेकिन अब जो है सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड है मोहसिन राम के पास, जो कि आपको याद रखना है। तो ये मेघालय पठार की कुछ खास बात हो गई। अब हम फिर से दक्कन पठार के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। इस पहाड़ी को नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यह जो नीलगिरी पहाड़ी है यह 3 राज्यों की सीमाओं पर है, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, यह 3 राज्यों की सीमा पर है यह नीलगिरी पहाड़ी। और इस नीलगिरी पहाड़ी की अगर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो जो दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, प्रसिद्धि प्राप्त स्थान है जिसका नाम है ऊटी। एक स्थान है जिसका नाम है ऊटी, जो कि काफी अच्छी जगह है, पर्यटन स्थल है। यह ऊटी जो है नीलगिरी पहाड़ पर ही है, यह ऊटी जो कि काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है डोडा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो वो है डोडा बेट्टा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो है डोडा बेट्टा। और इसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है यह 2637 मीटर है।
और यह तमिलनाडु राज्य क्षेत्र में आता है। डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा 2637 मीटर, यह तमिलनाडु राज्य क्षेत्र में आती है, जो कि आपको याद रखना है। और यह दक्षिण भारत की दूसरी नंबर पे सबसे ऊंची चोटी कही जाती है दक्षिण भारत की, यानी नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो यह दूसरे नंबर पे आ जाएगा डोडा बेटा। लेकिन अगर पहले नंबर की बात की जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो वो है अनाई मुडी। अनाई मुडी आपने नाम सुना होगा, यह दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, अनाई मुडी। अनाई मुडी यह जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो यह है 2695 मीटर, 2695 मीटर, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। और अगर सिर्फ नीलगिरी पर्वत की बात करेंगे तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और दक्षिण भारत के क्रम की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पर हो जाएगा अनाई मुडी और नंबर 2 पर हो जाएगा डोडा बेटा। लेकिन अगर हम सिर्फ नीलगिरी पहाड़ी की बात करेंगे तो नंबर 1 पर डोडा बेटा। डोडा बेटा की जो ऊंचाई है वह है 2637 मीटर और अनाई मुडी की है 2695 मीटर। तो ये कुछ चोटियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है और आपको याद रखना है। और जिस प्रकार से डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह तमिलनाडु राज्य क्षेत्र में आता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, यह जो है केरल राज्य क्षेत्र में आती है। अनाई मुडी केरल राज्य क्षेत्र में आती है और इसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर है। यह जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और पहाड़ी की जो महत्वपूर्ण है। यह भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है इलायची की पहाड़ी। इसका नाम है इलायची की पहाड़ी, जिसे कार्डमम की पहाड़ी भी कहा जाता है। इलायची या कार्डमम की पहाड़ी यह जो है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में है। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है इलायची या कार्डमम की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु राज्य में है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पश्चिमी और पूर्वी तट की। तो पश्चिमी घाट जो है यह पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचाई पर है, यानी पश्चिमी घाट ऊंचा है और पूर्वी घाट जो है इनकी तुलना में जो है वो नीचे है। पश्चिमी घाट की तुलना में ये नीचे है। और पश्चिमी घाट जो है यह जो है आप देखेंगे कि संकरे रूप में है और ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर होने के कारण जो है यहाँ से जो भी नदियां निकलती है वह पश्चिम की ओर यानी नीचे की ओर बहते हुए पश्चिम की ओर बहते हुए पूर्वी घाट होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और जब ये नदियां बहती है तो अपने साथ अवसाद गाद लेकर जाती है और यहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण करती है। और इन डेल्टाओं के कारण ही जो है यह पूर्वी घाट चौड़ी है, यानी जो नदियां निकलती है पश्चिमी घाट से, क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचाई पर है और पूर्वी घाट जो है नीचे है, तो जो भी नदियां होती है वो पश्चिम से जो है पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहते समय अपने साथ अवसाद गाद लेकर चलती है और यह पूर्वी घाट पर आकर यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर छोड़ देती है, जिससे कि यहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण होता है। और इन डेल्टाओं के कारण ही जो है यह पूर्वी घाट ज्यादा चौड़ी है पश्चिमी घाट की तुलना में। तो यह जो है चौड़ी होने का एक कारण हो गया कि पूर्वी घाट क्यों चौड़ी है, इनका कारण पता चल गया। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और पहाड़ियों के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक पहाड़ी है जिनका नाम है जवादी और दूसरा है सेवराय। तो हम उन पहाड़ी के बारे में जानते हैं। पहला है जवादी और दूसरा है सेवराय। ये दो मुख्य पहाड़ी है और यह दोनों ही पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु राज्य में है, यानी तमिलनाडु राज्य में दो पहाड़ी हैं, जवादी और सेवराय। ये सवाल में आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और भी पहाड़ियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो हम उनके बारे में जानते हैं, जिसमें जो है आता है नल्ला मल्ला। यह जो है आंध्र प्रदेश की एक पहाड़ी है नल्ला मल्ला। उसके अलावा जो है और कुछ पहाड़ी है जैसे वेली कोंडा, पाल कोंडा, यह भी जो है आंध्र प्रदेश में है। वेली कोंडा
वेलिकोंडा और पालकोंडा, ये 3 ऐसी पहाड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। यह तीनों पहाड़ी हैं आंध्र प्रदेश में। नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये 3 पहाड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा जवादी और सेवराय, ये 2 पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु राज्य में है। इसके अलावा हमने मेघालय के पठार के बारे में भी महत्वपूर्ण बातों को जान लिया और जो भी दक्कन पठार के पठार हैं हमने उनके बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की, जो कि मालवा के पठार से जो है उत्तर की तरफ है और यह जो है उत्तर से जो है यह उत्तर से पूर्व की ओर चलती हुई इस तरह से यहाँ पर दिल्ली तक है। यानी यहाँ पर गुजरात से यह शुरू होती है, गुजरात से शुरू होकर यहाँ पर दिल्ली तक है, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। यह अरावली पर्वत श्रेणी जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और दिल्ली में से दिल्ली की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ खास बात जान लेते हैं। इससे पहले एक बार हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं पहाड़ियों के बारे में, जो कि अभी कुछ पठारियों के बारे में हमने चर्चा किया। सबसे पहले हमने चर्चा किया मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां इनका जो है उद्गम होता है इस क्षेत्र से। उसके बाद बैतूल का पठार एमपी और एमएच मीन्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में। इसके अलावा कुछ पहाड़ी हमने देखा जवादी और सेवराय, जो कि तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा पर है। नल्लामल्ला, वेलिकोंडा और पालकोंडा, ये 3 पहाड़ जो है आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा हमने बात किया तेलंगाना का पठार दनकारनी पठार, जो कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है, महानदी का उद्गम क्षेत्र है। इसके अलावा रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जो कि दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र है। हजारीबाग का पठार, ये तीनों झारखंड राज्य में है। इसके अलावा मौसिन राम, जो कि सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड है 1150 सेंटीमीटर, कहाँ पर है तो खासी पहाड़ी पर है। और यह गारो खासी जयंतिया पहाड़ कहाँ पर है तो मेघालय के पठार पर है। मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, लेकिन यह मालदा गैप के कारण जो है यह अलग है और इसी मालदा गैप से जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। उसके बाद हमने देखा कि दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है अनाईमुडी, जो कि केरल में है और 2695 मीटर की है। इसके बाद अगर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो डोडा बेटा है, जो कि 2637 मीटर की है और तमिलनाडु राज्य में है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत जो प्रायद्वीपीय पठार है, अगर इनके चट्टानों के निर्माण की बात करें तो 3000 मिलियन वर्ष पुराना है। और अगर हम प्रायद्वीपीय पठारी दक्कन पठारी भाग की बात करें कि दक्कन पठारी जो है इनका निर्माण का यह क्रिटेशियस युग में हुआ है। यह युग के बारे में पूछा जाता है तो दक्कन पठार का जो निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में हुआ है। और किससे हुआ है तो यह बेसाल्ट लावा से निर्माण हुआ है। यानी दक्कन पठार का निर्माण किससे हुआ है बेसाल्ट लावा, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो लावाएं निकलती है उन लावाओं के कारण जो है इनका निर्माण हुआ है। और इनकी आकृति कैसी है, शेप कैसी है तो त्रिभुजाकार है, यह आपको याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर अरावली पर्वत श्रेणी पे चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह प्रायद्वीपीय पठार के संबंधित में है, इसलिए हम इसे अभी प्रायद्वीपीय पठार के साथ पढ़ लेंगे ताकि हमें आसानी से जो है अरावली पर्वत के बारे में सारी जानकारी पता चल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी जो है। अरावली पर्वत जो है यह जो दक्कन का पठार क्षेत्र है इससे पश्चिम और उत्तर, यानी पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम तक, यह वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ है। और इसकी जो लंबाई है यह 800 किलोमीटर की है। अरावली जो पर्वत है इसकी लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर की है और यह गुजरात से लेकर यह दिल्ली तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है और यह अरावली पर्वत जो है यह प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ है।
अब इसके बारे में कुछ खास बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह जो अरावली पर्वत है यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह खंडित है, यह आपको याद रखना है, यह काफी खंडित और अपर्दित है और यह जो है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अरावली पर्वत कैसी पर्वत है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और काफी ये अपर्दित है, खंडित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में दूसरी खास बात। तो यह एक अवशिष्ट पर्वत के साथ साथ क्या है, यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। एग्जाम में अगर पूछा जाए विश्व का सबसे पुराना पर्वत तो वह कौन होगा, अरावली होगा। यानी अरावली को जो है, अरावली पर्वत को विश्व का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है, सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। इसके अलावा जो है यह जो है अरावली है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे तो वो है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी जो है यह है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और यह गुरु शिखर जो है यह 1722 मीटर ऊंचा है। यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर है। और इसी के पास जो है एक स्थान है माउंट आबू। यह एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, जो आपको याद रखना है। यह गुरु शिखर के ही पास है माउंट आबू। यह एक हिल स्टेशन है, यह एक हिल स्टेशन है। और यही माउंट आबू में जो है एक जैन मंदिर है जिसका नाम है दिलवारा जैन मंदिर। यह एग्जाम में पूछा जाता है। इसी माउंट आबू में जो है दिलवारा जैन मंदिर है, जो कि आपको याद रखना है। दिलवारा जैन मंदिर कहां पर है, तो यह माउंट आबू में है, दिलवारा जैन मंदिर। इसके बारे में कुछ खास बातें हमें क्या जाना, इसकी जो विस्तार है यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और यह जो है प्रायद्वीपीय पठार के वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक है। इसकी कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। यह अपर्दित और खंडित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यह गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर की है। और यहीं पर माउंट आबू हिल स्टेशन है और माउंट आबू में ही एक मंदिर है दिलवारा जैन मंदिर, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ग्रीष्म के मौसम में, गर्मी के मौसम में पवनें चलती है अपने साथ, जो जिसे हम मानसून कहते हैं, यह जो पवनें चलती है और अपने साथ पानी के कण लेके जाती है जिनसे काफी बारिश होती है, इसे जो है यह अरावली पर्वत श्रेणी रोक नहीं पाती है क्योंकि इसके समानांतर है। इसलिए अरावली पर्वत श्रेणी से रोक नहीं पाती है और इन क्षेत्रों में बारिश इनके कारण नहीं हो पाती है। यानी समानांतर होने के कारण जो है इन हवाओं को अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह रोक नहीं पाती है। और इसे जो है दिल्ली में, दिल्ली के आसपास जो है इसे दिल्ली के क्षेत्र में से दिल्ली पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह अरावली पर्वत के बारे में, इनके निर्माण की, कि अरावली का निर्माण कब हुआ था, तो इनके अगर निर्माण की बात करेंगे तो अरावली का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यानी इनका जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इनकी जो उत्पत्ति हुई थी, निर्माण हुआ था, वह 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसलिए इसे जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में माना जाता है। और इसका जो युग है वो है प्री कैम्ब्रियन युग। इसे प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जानते हैं जब इनका निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था, जो कि 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी बातें हैं। और यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ठीक है, और यहीं से जो है कुछ नदियां निकलती है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी। एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी। यह अरावली पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। यहाँ से निकलकर यह कच्छ के रण में यह गायब हो जाती है। यह जो लूनी है यह कच्छ के रण में जो है गायब हो जाती है। ठीक है, लुप्त हो जाती है। और ऐसी नदियों को जो है हम अल्पकालिक नदी बोलते हैं। ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं, अल्पकालिक नदी। यह लूनी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है, जो कि
अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में आकर यह समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ खास बातों को हमने जाना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका निर्माण कब हुआ था? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में। और यहाँ की जो एक नदी है जो लूनी, यह क्या है? एक अल्पकालिक नदी है जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर कच्छ के रण में यह गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे अल्पकालिक नदी कहते हैं। और अरावली पर्वत की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। दिल्ली में इसे दिल्ली पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। और ऊंची चोटी जो है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी अरावली की वो है गुरु शिखर 1722 मीटर। यह माउंट आबू हिल स्टेशन के पास है और माउंट आबू में एक प्रसिद्ध मंदिर है दिलवारा जैन मंदिर। तो यह अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, तो इसी के साथ हमने भारत का भौतिक परिचय पार्ट 2 को पूरा कर लिया है, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, जो पठारी क्षेत्र है उनके बारे में, और अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हमने जाना। इनके विषय में जो भी महत्वपूर्ण सवालें थी, जो महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारे सवाल को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं को समझने में कहीं दिक्कत हो रही होगी, आप वीडियो को 1 से 2-3 बार प्ले करके देख सकते हैं, आपको अवश्य समझ में आएगी। इसके बाद भी अगर कहीं समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तथा आप अपनी राय भी दे सकते हैं इस वीडियो के बारे में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसका शीर्षक होगा तटीय मैदान और बंदरगाह, जो कि इसका तीसरा पार्ट होगा। तो हम अगले वीडियो में तटीय मैदान और बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।